मुझे लगा था कि अगर श्रीलंका में खेल रही है तो थोड़ा सा मुकाबला होगा, थोड़ा हार्ड आएगी श्रीलंका, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। जितनी माठी क्रिकेट श्रीलंका ने पाकिस्तान में खेली थी ट्राई नेशन सीरीज में, तकरीबन वैसी ही परफॉर्मेंस आज भी उन्होंने अपने घर में दिखाई है। पहले टी20 मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हरा दिया और 20 बॉलें अभी रहती थी। मुझे आज शादाब खान ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। उस्मान खान उनके साथ नॉट आउट थे, नॉट आउट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मुझे फखर जमान ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। फखर टी20 में इससे ज्यादा आसान आपको टारगेट क्या मिलना है? आराम से आप अपनी शॉट्स खेलो, क्योंकि 128 वाले टोटल में तो कोई किसी किस्म का प्रेशर भी नहीं होता। आगा जी ने शुरुआत ठीक की थी, लेकिन एक इतनी जूसी फुल टॉस पे आगा जी आउट हुए हैं कि ऐसी फुल टॉस को ना आप ग्राउंड में कहीं पे भी सोच के मार लो। तो बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए पाकिस्तान के मैच पे। जाहिर बात है, पाकिस्तान के बॉलर्स ने ना ये मैच बड़ा आसान कर दिया था। तो हम शुरू से शुरू करते हैं और किसी एक भी बंदे को नहीं छोड़ेंगे, एक एक बंदे पे डिटेल में बात करेंगे। इन केस अगर किसी मसरूफियत की वजह से आपने आज पाकिस्तान और श्रीलंका का पहला टी20 मैच नहीं देखा, तो आई प्रॉमिस कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि आपने हाइलाइट्स देख ली हैं। हम इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मोमेंट भी मिस नहीं करेंगे। सबसे पहले, ये मैच शुरू होने से पहले एक डाउट था कि पता नहीं मैच होगा कि नहीं, क्योंकि डंबूला में पिछले 2-3 दिन में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। आज सुबह बारिश हुई, लेकिन दोपहर को सूरज निकला, जिसकी वजह से विकेट के ऊपर से कवर्स हटा लिए गए थे, जो कि ओवरऑल एक अच्छा साइन होता है, क्योंकि विकेट को थोड़ी धूप लग जाती है, विकेट को थोड़ी हवा लग जाती है, थोड़ी सी जो नमी होती है विकेट के अंदर वो निकल जाती है। और दोनों टीमें यही चाहती है कि जितनी भी नमी है ना वो निकल जाए और हमें एक अच्छी विकेट मिले, जहां पे मेरिट पे बॉल अच्छा स्पिन भी हो, फास्ट बॉलर को भी एफर्ट करके ही अच्छी डिलीवरीज मिले। तो ये एक अच्छी खबर थी। अब दूसरे और तीसरे टी20 मैच में मौसम बहुत खराब है, तो मैं बस यही चाह रहा था कि यार अगर आज हमें मैच मिल ही गया ना तो ये एक अच्छा मैच हो। लेकिन श्रीलंका ने भाई साहब हमारा मजा खराब ही की है। अब आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि श्रीलंका ने बहुत गंदी बैटिंग की, लेकिन आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। आज पाकिस्तान ने जिन 4 प्लेयर्स को नहीं खिलाया, मुझे लग रहा था कि इनको ये लाजमी खिलाएंगे। मिसाल के तौर पे आज नसीम शाह नहीं खेले, आज ख्वाजा नाफे नहीं खेले, उनका डेब्यू नहीं था। उस्मान तारिक जो कि अभी IL T20 से बॉल करके जा रहे हैं, उनको नहीं खिलाया। और फिर अब्दुल समद को भी नहीं खिलाया। शादाब खान ने अपना कमबैक किया। तो पाकिस्तान ने एक सेफ प्लेइंग 11 जिसको कहते हैं ना वो खिलाई, जो कि मुझे लगता है कि काफी लोग तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान उस्मान तारिक को भी खिलाएगा, पाकिस्तान नसीम शाह को भी खिलाएगा, पाकिस्तान शायद ख्वाजा नाफे को लेके गए हैं तो एज ए विकेट कीपर ये उनको ट्राई करेंगे। लेकिन आप कैसे ट्राई कर सकते हैं जब उस्मान खान आपको ट्राई नेशन सीरीज में भी मैच बना के दे रहा था? आज भी उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आपके 4 आउट हो गए थे, एक एंड वो नॉट आउट बाहर आया। नॉट आउट बाहर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैच खत्म करके नॉट आउट करके जो आते हैं ना उसका मजा ही लेता है भाई साहब, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो खैर शुरू से शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने यहां पे टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया था, जो कि काफी इंटरेस्टिंग कॉल थी, क्योंकि इस ग्राउंड में जो 9 टी20 मैच हुए हैं उनमें से 6 मैच वो टीमें जीती हैं जिन्होंने पहले टॉस जीत के बैटिंग की है। लेकिन ड्यू फैक्टर आज इन्वॉल्व होना था। मैच शुरू होने से पहले कमेंटेटर भी यही बात कर रहे थे, जो प्री मैच एनालिसिस है उसमें भी यही बताया जा रहा था कि ड्यू आनी है। तो पाकिस्तान ने शायद उस पर्सपेक्टिव से फैसला किया कि हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करके फारिग हो जाते हैं और श्रीलंका को लेटर ऑन गेम में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। तो अगर तो पाकिस्तान ने ड्यू की वजह से पहले बॉलिंग का फैसला किया ना, तो अब इसका मतलब साफ था कि श्रीलंका को 170-80 अप्रोच करना था, ताकि अगर ड्यू आ भी जाए तो ज्यादा उनको मुश्किल ना पड़े। लेकिन श्रीलंका
कहीं पे मैच में खड़ी नहीं हो पाई। मतलब कोई लगातार 5 मिनट से ज्यादा हमें ऐसा लगा ही नहीं कि श्रीलंका कहीं गेम में है। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा आज फिर से सलमान मिर्जा को, जिन्होंने ऊपर लगातार 3 ओवर करवाए। और अब मैं T20 में एक पैटर्न देख रहा हूं कि आगा उसको लगातार 3 ओवर करा देता है। और 3 ओवर उसको करवाना इसलिए भी सेंस बनाता है कि वो पहले 3 ओवर अच्छे करवा देता है, आपको वो विकेट दे देता है। उसने पहले विकेट ली, बाकी 2 ओवर भी उसके ठीक थे, अच्छी उसने ऊपर से बॉलिंग की। और मैं लाइव था तो एक भाई ने पूछा कि शहीन शाह अफरीदी की क्या कमी महसूस होगी, तो मैंने उसके जवाब में यही कहा था कि हमें तो आगा जी ने यही बताया था एक प्रेजेंटेशन में कि सलमान मिर्जा शहीन शाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट है। पता नहीं वो उनकी रिप्लेसमेंट है कि नहीं, बट ऑब्वियसली पाकिस्तान को शहीन शाह अफरीदी जल्द से जल्द वापस चाहिए। लेकिन सलमान मिर्जा का यार जितना भी सैंपल साइज है ना, उसने अच्छी बॉलिंग ही की है ओवरऑल, वो आपको इंप्रेस ही कर रहा है। आज भी उसने बड़ी शानदार बॉलिंग की है। श्रीलंका बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होगी क्योंकि पथुम निसांका उनका ऊपर से ऐसा बैटर है जो फंसा हुआ है। ट्राई नेशन सीरीज में भी वो जाते जाते आखिर में रन करके गया है, और उससे पहले एशिया कप में ही वाज एक्सेप्शनल, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। और श्रीलंका को अगर ऊपर से पथुम निसांका जैसा प्लेयर जिन पे वो बहुत ज्यादा अगेन डिपेंड करते हैं, अगर वो स्टार्ट प्रोवाइड नहीं करेगा तो श्रीलंका को ऊपर से स्टार्ट मिलना फिर बहुत मुश्किल है। फिर नीचे आप वन डाउन में इनके कुसाल मेंडस भी देख लो, उनको भी हम देख रहे हैं कि सीनियर प्लेयर कर सकते हैं, करते रहे हैं, लेकिन वो भी तकरीबन रन बॉल ही मेंटेन कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने हिलने भी नहीं दिया उनको। पाकिस्तान ने नए बॉल की शुरुआत की सलमान मिर्जा और वसीम जूनियर के साथ, और वसीम जूनियर भी भाई साहब जब से इस दफा पाकिस्तान टीम में वापस आया है, वो हर मैच में आपको अच्छी से अच्छी बॉलिंग ही करके दिखा रहा है। उसने ऊपर आउट किया पथुम निसांका को और सलमान मिर्जा ने आउट किया कमिल मिशारा को, तो इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप फारिग की। उसके बाद पाकिस्तान फहीम अशरफ को दूसरे एंड पे लाता है, और थोड़ी देर के लिए हमें लगा कि श्रीलंका का मोमेंटम वापस आ सकता है, बिकॉज फहीम ने जो एक वाहिद ओवर किया उस ओवर में उनको 10 रन बढ़ गए थे, और थोड़ा सा मोमेंटम मुझे लगा था कि शिफ्ट हो सकता है। पावर प्ले के बाद श्रीलंका की अप्रोच हम देखते हैं, लेकिन जब शादाब खान आते हैं, पहले ओवर में ही शादाब खान ने जिस तरह की शुरुआत की थी, ऐसे लग रहा था जैसे ही इज फुली वार्म्ड अप, जो कि बड़ी अच्छी बात है। आप ठीक जगह पे बॉल करते हुए उनको देख रहे थे, जहां पे लूप देनी थी वहां पे लूप भी दी, विकेटों के दरमियान में बॉल की, और जब गुगली करना चाह रहे थे तब गुगली हो रही थी। ये इंपॉर्टेंट है। शुरू में जो उन्होंने 3-4 बॉलें की, थोड़ा सा रिदम में आने में ऑब्वियसली किसी भी बॉलर को टाइम लगता है। उसके बाद जो उन्होंने अपने अगले ओवर किए, इतना इतना बॉल उनका स्पिन हो रहा था। नाउ दिस इज व्हाट आई वांट टू सी फ्रॉम शदाब खान, कि आपका बॉल स्पिन होना चाहिए। मेरे लिए शदाब खान के T20 में 4 ओवर बहुत ज्यादा क्रूशल हैं। मैं बार बार कहता हूं, जिस मैच में शदाब खान बल्ले के साथ रन करेगा वो सिर्फ आपके लिए एक बोनस है, वो सिर्फ आपके लिए प्लस है। उसने बॉलिंग अच्छी की है, मुझे इस चीज की खुशी है। कंट्रोल नजर आ रहा था, जहां पे बॉल करना चाह रहे थे वहां पे कर रहे थे वो, और जहां पे तेज बॉल करना चाहिए था वहां पे तेज बॉल भी की, जहां पे पेस गिराना चाहिए था वहां पे पेस भी गिराया। तो पूरा कंट्रोल में नजर आ रहा था शदाब खान। और आगा ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज्यादा बैक किया शदाब खान को। उनके लिए एक वर्ड काफी ज्यादा यूज करते हैं सलमान अली आगा, कि शदाब खान का होना पाकिस्तान टीम में एक लग्जरी है। अब शदाब खान को अगर ये पाकिस्तान टीम में ले आए हैं तो आई विश के जितनी भी तवक्कुआत सलमान अली आगा को शदाब खान से हैं, वो उनकी तवक्कुआत को पूरा कर पाए, उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतर सकें, ताकि एक कप्तान को ना एक एक कंफर्ट जोन मिलता है कि यार अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूं, मुझे किसी को ऊपर भेजना है, अगर मुझे विकेट चाहिए तो मैंने किस बॉलर की तरफ देखना है। तो अगर आप वो वाले क्रिकेटर बन सकते हो तो आप कप्तान की गुड बुक्स में हमेशा रहते हो। अच्छा, मोहम्मद नवाज का आज बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं रहा बॉल के साथ। 4 ओवर में मोहम्मद नवाज को 40 रन पड़ गए, एक ओवर में उनको 16 भी पड़ा था तीसरे ओवर में। और कोई टेंशन की बात नहीं है, किसी किस्म की कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि नवाज ने आपको अपने बलबूते पे बड़े मैच जितवाए हैं। तो मोहम्मद नवाज का अगर कोई एक आधा दिन खराब चला जाता है, हमें उसको इग्नोर करना है कि इट्स ओके नवाज, कोई बात नहीं,
आप कल अच्छा करोगे। और T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद नवाज भाई साहब आपका ट्रम्प कार्ड है। T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद नवाज ने इंशाल्लाह आपको अपने बलबूते पे बॉल के साथ बड़े मैच जितवाने हैं। तो मैं मोहम्मद नवाज को बैक करना चाहता हूं कि नवाज कोई टेंशन की बात नहीं है, एक आपका ओवर बुरा चला गया, इट्स ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है। हालांकि इस विकेट पे स्पिनर्स के लिए बड़ी जबरदस्त मदद मौजूद थी, लेकिन नवाज का बस आज दिन नहीं था। अच्छा, हमें तो भूल ही गया था क्योंकि 11 ओवर हो गए थे और अभी अबरार अहमद नहीं आया, क्योंकि शदाब खान इनकी प्रायोरिटी था, शदाब को इन्होंने 4 ओवर करा दिए, तो अबरार आया 12वें ओवर में। और फिर अबरार भी भाई साहब किसी से कम नहीं है, क्योंकि उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है और इतनी इंपॉर्टेंट विकेटें अबरार ने ली हैं। स्पेशली जो अबरार ने नीचे से जनित लियानगे की विकेट ली है ना, वहां से आपका मैच बहुत आसान हो गया है, क्योंकि जनित लियानगे इज द ओनली बैटर जो कि आज थोड़ा सा डेंजरस दिखा है। उसने 31 बॉलों पे 40 रन की इनिंग्स खेली है। और अभी से ही नहीं, ये ट्राइनेशन सीरीज में भी जब श्रीलंका हमारे घर आई थी खेलने, वहां पे भी लियानगे आपको बहुत एक डिफरेंट प्लेयर दिख रहा था सबसे, जिसको छोटे छोटे स्टार्ट मिलते थे लेकिन वो बड़े रन में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता था। लेकिन वो आपको यहां पे दिखा गया था कि भाई साहब बॉलर तो मैं बस एम ही हूं, वो तो पाकिस्तान ने उसको अच्छा बॉलर बना दिया था, लेकिन बैटर वो पूरा है। और वही चीज आपको आज भी नजर आई। तो कुछ मतलब सरप्राइज नहीं किया मुझे लियानगे ने, जब वो बैटिंग करने आए हम लाइव बैठे हुए थे, मुझे तब भी था कि ये कर जाएगा, ये कर सकता है, बिकॉज इसको शॉट्स खेलनी आती हैं, स्पेशली बैक फुट पे जाके जितनी फोर्स के साथ वो शॉट्स मारता है। ये श्रीलंका को एक बड़ी लंबी रेस का घोड़ा मिल गया है। और अबरार ने लियानगे को जब आउट किया ना, तब इनके 2-2.5 ओवर रहते थे, मेरा ख्याल है वहां पे पाकिस्तान के हाथ में मैच आया, क्योंकि अगर लियानगे जितना सेट था, अगर इसको आखिरी 2 ओवर भाई साहब मिल जाते ना, तो वहां पे मुझे लगता है जहां श्रीलंका ने 128 किए हैं, इनका 150 तो बड़े आराम से होना था, बहुत आराम से इनका 150 होना था। और पाकिस्तान के मतलब करते कराते 4 आउट हो ही गए ना, तो अगर आपको 150 या लेट से 160 वाला टारगेट कहीं पे मिल जाता, तो फिर यू नेवर नो अबाउट पाकिस्तान। वो शुरू में मैंने कहा ना कि दूसरे तीसरे मैच में बारिश के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो मैं हर सूरत ये चाह रहा था कि आज वाला मैच एक कांटेदार मैच हो, आपको फाइट करनी पड़े। और वो तब ही होना था जब श्रीलंका थोड़ी इससे बेहतर बैटिंग करती। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब 128 उन्होंने किया, तो ये तकरीबन पहली इनिंग्स में ही तय पा गया था कि पाकिस्तान इस मैच में मतलब आ ही जाएगा बैटिंग करता हुआ। पाकिस्तान की फील्डिंग का मैं यहां पे जिक्र करना चाहता हूं, फील्डिंग बड़ी माठी थी। और फील्डिंग माठी क्यों थी? देखो, आप लीग्स खेल के आ रहे हो, फिटीग भी होती है। देखो, पाकिस्तान टीम का जब आप कैंप लगाते हो ना किसी सीरीज से पहले, सीरीज की तैयारी एक अलग होती है। आपको जोन में आना होता है, आपको एक माइंडसेट में आना होता है, सब इकट्ठे होते हो, ग्राउंड को देखते हो। अब ये सारे लड़के आज सीधा ग्राउंड में गए और इन्होंने मैच खेला है। ये बड़ी छोटी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप 1-2 दिन पहले जाते हो, ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हो, उससे पहले आप अपने घर में कैंप लगाते हो। माइक हेसन भी परसों श्रीलंका पहुंचे हैं। ये तो ठीक है, 3 मैचों की सीरीज है, इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा इसको, सबको इंतजार है ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन ये कोई अच्छी एग्जांपल नहीं थी ओवरऑल, जिस तरह पाकिस्तान ने इस सीरीज को अप्रोच किया है। और इस सीरीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ना करे, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अब तो आप पहला मैच जीत गए हैं, लेकिन अगर आप ये सीरीज हार जाते हैं, अल्लाह ना करे, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपकी ये वर्ल्ड कप की तैयारी वाली सीरीज है। क्रिकेट इज ऑल अबाउट मोमेंटम। आप क्या मोमेंटम लेके जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में, जो कि बड़ी मुश्किल सीरीज है। एक सिलसिला शुरू होता है या तो जीत का या तो हार का, और वो आप कैरी ऑन करते हो क्रिकेट में। अगर आप इतने लाइट डिसीजन लोगे ना कि यार कैंप की जरूरत नहीं है, लड़के लीग्स खेल ही रहे हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता क्रिकेट को आपको रियलाइज करवाने में कि बंदे के पुत्र बनो, कैंप लगाया करो, टाइम से पहले ग्राउंड आओ, कोई 2-4 ग्राउंड के चक्कर लगाओ, आपको ग्राउंड के डायमेंशंस पता लगे। हजार चीजें होती हैं यार। तो पाकिस्तान की फील्डिंग आज ओवरऑल बड़ी माठी थी। और मैं देख रहा था आगा एट टाइम्स फील्डर्स को डांट भी रहा था कि अपनी एफर्ट ठीक करो। कैच ड्रॉप भी हमने देखे, फरहान ने भी कैच ड्रॉप किया, फील्डिंग में हमें फंबल भी नजर आ रहे थे, साइम ने भी पॉइंट पे एक फंबल किया। मतलब इस लेवल पे पाकिस्तान किसी दिन अच्छी फील्डिंग कर लेता है, किसी दिन बहुत ही माठी फील्डिंग करता है।
ये नहीं चलेगा इस लेवल पे, ये नहीं चलना चाहिए। यू गाइज आर प्रोफेशनल, आप पेड प्रोफेशनल्स हो, आपकी फील्डिंग टॉप नॉच होनी चाहिए, और अगर कोई कमी पेशी है प्लीज उसको पूरा करें, लेकिन फील्डिंग वर्ल्ड कप में हम अफोर्ड कर नहीं सकते गंदी। खैर पाकिस्तान की बैटिंग पे आते हैं। अब जाहिर बात है अगर 128 का टारगेट मिला है तो मुझे तो भाई साहब मिड इनिंग्स में एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई मुश्किल होनी है। मुझे लगा था कि पाकिस्तान बड़ी आसानी से ये मैच जीतेगा। और ऊपर से सबसे पहले मैं बात करूंगा साइम अयूब की। 18 बॉलों पे 24 रन की नॉक खेली है साइम अयूब ने, और काफी अच्छी नॉक थी। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने 50-60 रन नहीं किए तो वो नॉक अच्छी नहीं थी। साइम अयूब की नॉक में एक छक्का और 3 चौके थे, लेकिन ये जितनी भी उसने बाउंड्रीज लगाई हैं उसने वहां पे बाउंड्री लगाई है जहां पे वो मारना चाहता था। इवन उसने जो छक्का भी लगाया है, जो उसका कंट्रोल था वो कमाल था। पता लग रहा था कि यार ये इसी एरिया को टारगेट कर रहा था, इसने यहीं पे शॉट मारनी थी। जो टाइमिंग थी, जो क्लास थी, इट वाज ब्रिलियंट। साइम अयूब को इस वर्ल्ड कप में टॉप 3 का टारगेट करना है, तभी पाकिस्तान कुछ करेगा। अगर टॉप ऑर्डर में साइम अयूब पाकिस्तान को अच्छा वर्ल्ड कप खेल के दे गया। साइम को मैंने कल परसों भी एक वीडियो में कहा था कि आपको रिस्क भी लेने हैं और रन्स भी करने हैं। अब साइम इतना स्टैब्लिश हो गया कि वो रिस्क ले सकता है और कामयाब रिस्क ले सकता है। पीछे आपके पास बड़ा टैलेंट है यार। तो साइम की जो आज वाली नॉक थी ये अच्छी नॉक थी, मजा आ रहा था उसको देखने का। एंड देन एक गलती साइम ने क्या की, थिक्शना बीच में ना तेज बॉलिंग करता है। हमने ये हमारी होम सीरीज में देखा था कि थिक्शना एट टाइम्स बड़ी खिंची मार देता है। तो साइम ने थोड़ा प्री कमिट कर लिया था कि इसको मैं सामने शॉट लगाऊंगा, और मिस हिट हुई। साइम थोड़ा जल्दी बॉल के ऊपर आ गया और उसने अपने विकेट थ्रो कर दी, बट अच्छी नॉक थी। होता क्या है कि कभी कभी ना बल्लेबाजों के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे होते, लेकिन उनको अंदर से पता होता है कि बॉल मिडल हो रही है, और आपको एट द एंड ऑफ द डे आप सेटिस्फाई होते हो कि यार मुझे पता है मेरी बॉल मिडल हो रही है, रन्स आ जाएंगे। साइम अयूब इन 24 रन्स करने के बाद मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेटिस्फाई होगा कि यार बॉल मिडल हो रही है। अगर बारिश ना आई अगले 2-3 मैचों में, साइम अयूब की एक बड़ी नॉक मुझे इस सीरीज में नजर आ रही है। साहिबजादा फरहान, आप अगर मैच जीते हैं ये वाला, तो साहिबजादा फरहान का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ऊपर से फरहान ने जिस तरह का आपको स्टार्ट प्रोवाइड किया, हालांकि हर शॉट के बाद फरहान अपना बल्ला देख रहा था। लग रहा था मुझे कि शायद उसके हैंडल में किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन आ रही है। एक दफा उन्होंने अपना बैट भी चेंज किया, प्रॉबेबली एक दफा ग्लव का भी इशारा किया, तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं दिख रहे थे। यहां तो कोई बल्ले में प्रॉब्लम थी, यहां तो कोई ग्लव्स में प्रॉब्लम थी, लेकिन जो भी था वो फरहान के लिए काम कर रहा था। अब फरहान ने स्टार्ट तो बड़ा अच्छा लिया, लेकिन उसके बाद दोबारा से डॉट बॉल्स आई। और ये टी20 क्रिकेट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर टारगेट कम है और आपने ऊपर से तेज स्टार्ट ले ली है तो आप अफोर्ड कर सकते हैं अच्छे बॉलर को 3-4 बॉलें डॉट खेलना। मतलब अगर हसारंगा अच्छी बॉलें कर रहा है तो फरहान को अलाउ था थोड़ा सा टाइम लेना, क्योंकि उसने ऊपर से आके इतना तेज स्टार्ट दे दिया था। पाकिस्तान ऊपर से ही मैच सीधा कर गया था कि अगर 3-4 बॉलें डॉट आ गई थी तो फरहान वो अफोर्ड कर सकता था। और फिर टारगेट भी 128 का था, तो अगर आप डॉट खेल रहे थे तो इतना ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर नहीं आ रहा था। तो फरहान की बड़ी शानदार नॉक थी ये, और मेरा ख्याल है ही विल बी वेरी सेटिस्फाइड विद हिज नॉक। अच्छा, उसके बाद जी हमारे आगा जी बैटिंग करने आते हैं, और आगा जी इंटरेस्टिंगली 1 डाउन बैट कर रहे हैं। और 1 डाउन मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड कप में जो पोजीशन है वो बाबर आजम के पास है। अब 3 मैचों की सीरीज है, और अगर आपके तीनों मैच कंप्लीट होते हैं, आज वाला मैच तो चलो गुजर गया ना, उसको हम निकाल देते हैं। अगर इस सीरीज के अगले 2 मैचों में आगा और फखर दोनों बड़े रन करते हैं तो बाबर को आपने टीम में तो लाना ही है। अब आप उसको ले आए हैं वापस, तो आप उसको कहां पे एडजस्ट करेंगे। लेकिन अगर फखर जमान के अगले 2 मैच भी फारिग जाते हैं, जो कि आज का मैच उनका बहुत फारिग गया है, अभी मैं उस पर आता हूं, तो फिर तो बहुत आसान है आपके लिए बाबर आजम को टीम में सीधा प्लेइंग 11 के अंदर आपने कहां पे बैटिंग करानी है, आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। आगा जी थोड़े पॉजिटिव दिख रहे थे, आके 2-4 बॉलें उन्होंने बल्ले पे लगाई, देखा विकेट को, उसके बाद आगा ने 2 चौके भी लगाए। मसला ये है कि मैं आगा से ये चाहता था, आगा ना कोई लीग नहीं खेल रहा था, आगा घर में बैठा हुआ था। अब आगा के टी20 के ऊपर आगा को भी पता है कि उसको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि आगा ने जो 1-1.5 महीना घर में गुजारा है उसने क्या होमवर्क किया है, क्योंकि एज ए क्रिकेटर कभी कभी आपके ऊपर
प्रेशर आता है, लोग आपके ऊपर बात करते हैं, आपको अगर एक ऑफ टाइम मिल गया है तो आपको चीजें रिवाइज करने का मौका मिलता है कि मैंने क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है, क्या कुछ किया जा सकता है। तो आगा को बहुत टाइम मिला अपने साथ गुजारने का, तो मैं उसका होमवर्क देखना चाह रहा था। मैच तो बड़ा आसान था, जब एक टाइम पे फरहान और आगा खेल रहे थे, मैं ये चाहता था कि आगा डोमिनेट करके जस्ट अपनी शॉट्स दिखाए, क्योंकि ये तो हमें पता है कि आगा रना बॉल खेल सकता है, लेकिन आगा ने अपना होमवर्क दिखाना था, जिसकी शुरुआत हुई और साथ ही आगा ने अपनी विकेट थ्रो कर दी। और दुख इस बात का है कि किस बॉल पे विकेट थ्रो की, जूसी फुल टॉस पे। होता क्या है कि जब एक जूसी फुल टॉस आती है ना और आप कदमों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आगा अपनी जगह पे खड़ा खड़ा वो शॉट मार देता है ना तो शायद वो कनेक्ट हो जाती, लेकिन स्टिल फुल टॉस को कैच पकड़ा देना कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और फिर हमें याद आता है कि पावर हिटिंग नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी बैटर के पास पावर हिटिंग नहीं है, क्या वो पावर हिटिंग जनरेट कर सकता है? क्या वो पावर हिटिंग इंप्रूव कर सकता है? इसका जवाब है हां। कोई मुश्किल चीज नहीं है। दुनिया में अब कोचेज मौजूद हैं जो आपकी पावर हिटिंग, स्पेसिफिकली पावर हिटिंग के ऊपर काम करते हैं, जो आपकी रेंज बढ़ाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े कोचेस कहते हैं कि अगर आपने पावर हिटिंग इंप्रूव करनी है, अपने ऑफ टाइम में थोड़ी गोल्फ भी खेलो, आपकी रेंज बढ़ती है। इसकी पाकिस्तान में सबसे बड़ी एग्जांपल मोहम्मद हफीज है। और मोहम्मद हफीज ने, मेरा ख्याल है 2018-19 में एक इंटरव्यू भी दिया था कि जब से उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में गोल्फ को ऐड किया है, उनकी रेंज बढ़ गई है। तो चीजें बहुत हैं करने के लिए, लेकिन क्या हमारे क्रिकेटर्स कर सकते हैं? यह बहुत बड़ा सवाल या निशान है। तो आगा जिस बॉल पे आउट हुआ है उसका मुझे दुख है। फखर जमान, मतलब फखर जमान T20 में आपकी जगह के ऊपर बहुत बड़ा सवाल या निशान है। और मैं बार बार कहता हूं कि ये T20 वर्ल्ड कप आपके 2-3 प्लेयर्स का जैसा मर्जी जाए, ये उनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप होना चाहिए। उसमें फखर जमान एक प्लेयर है। ये इसलिए नहीं कि मुझे वो टीम में नहीं देखने, मैं कौन हूं यार, आई एम नो वन। वो इसलिए कि हमारे पास नीचे इतना टैलेंट मौजूद है कि अब उनकी बारी। आप देखो ना, आपके पास नीचे मास सदाकत है, आपके पास समीर मिन्हास है। उसने कल ही जिम्बाब्वे के अगेंस्ट यूथ ओडीआईस का फास्टेस्ट 100 किया यार, समीर मिन्हास ने। आपने हैदर अली को वापस लाना है, आपके पास ये ख्वाजा नाफे है, आपके पास नीचे इतना टैलेंट मौजूद है। इन बच्चों को आपने रेडी करके बस इनको टीम दे देनी है कि बच्चों अब आप जीतो या हारो, 1.5-2 साल आपको पाकिस्तान टीम हम देते हैं। उसमें वो बच्चे गिरेंगे लेकिन खड़े हो जाएंगे। बैक गियर नहीं लगाना। हम कहां फंसे हुए हैं 35 बॉलों पे 40, 24 बॉलों पे 25। इतना टैलेंट मौजूद है यार, बस अब चेंज करना है हमें। ये T20 वर्ल्ड कप गुजर जाए, उसके बाद वी नीड टू रिवाइज आवर स्ट्रेटजीज। नो फखर जमान इन आवर T20 क्रिकेट। और मुझे लगता है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान अपने 2-3 प्लेयर्स को, बैटर्स को लाजमी अपनी प्लेइंग 11 से क्या T20 फॉर्मेट से बड़ी इज्जत के साथ साइड पे करेगा कि हमें आगे मूव ऑन करना है। आप देखो ना, T20 में इंडिया ने विराट कोहली को बाहर कर दिया है और वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में ही वाज मैन ऑफ द मैच। विराट कोहली को बाहर कर दिया, क्यों? क्योंकि पीछे अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर इंतजार कर रहे थे, पीछे यशस्वी जायसवाल जो अभी तक जगह नहीं बना पाता, ईशान किशन अभी तक जगह नहीं बना पाता प्लेइंग 11 के अंदर। कैसा कैसा टैलेंट इंतजार कर रहा है। तो आपको कभी कभी ये देखना होता है कि अगर हम किसी को बाहर निकाल रहे हैं तो रिप्लेसमेंट में हमारे पास है क्या, और अगर कोई यंगस्टर आपके पास अवेलेबल है, गो फॉर इट। एनीवेज, फखर ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। उस्मान खान, मुझे ट्राई नेशन सीरीज में भी ये चीज दिखी कि वो चाहे प्रूवन फेलियर था, सीधी सी बात है, लेकिन भाई साहब वो आउट नहीं होता। मतलब वो मैच अपने ऊपर लेके खत्म करना चाह रहा है कि यार मैंने विकेट थ्रो नहीं करनी। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस्मान खान ने चाहे 7 रन किए, लेकिन भाई साहब मैं बड़ा उसको अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि हमारे 4 तो आउट हो गए थे। अगर वो एक गंदा शॉट मार के आउट हो जाता तो नीचे हमारा पता कोई नहीं है फिर। अच्छा, शादाब खान ने आके जिस तरह 3 चौके लगाए, 12 बॉलों पे 18 रन, नॉट आउट, एंड ही इज मैन ऑफ द मैच एज वेल। कम बैक पे मैन ऑफ द मैच लेना, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा आपको सेटिस्फाई करने वाली दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो शादाब खान को बहुत ज्यादा मुबारकबाद, शादाब खान के फैंस को बहुत ज्यादा मुबारकबाद, बहुत ज्यादा
कॉन्फ्लिक्ट है इस बात के ऊपर कि क्या शादाब खान को वापस आना चाहिए था। मेरी ओपिनियन आप सबके सामने थी कि नहीं आना चाहिए था, क्योंकि पीछे प्रोसेस कोई नहीं था। अगर शादाब आज आके पाकिस्तान टीम में परफॉर्म कर गया तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम जो बात कर रहे थे कि शादाब को नहीं होना चाहिए वो बातें गलत थी। नहीं भाई साहब, आपको प्रोसेस को हमेशा हाईलाइट करना चाहिए। अगर कोई प्रोसेस को क्रॉस करके पाकिस्तान टीम में आ रहा है वो है गलत। लेकिन आगा जी को मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूं, क्योंकि आगा उसको बहुत ज्यादा बैक कर रहा है, और अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि आगा को डिसअपॉइंट ना करे शादाब खान। और पाकिस्तान टीम ने शादाब खान से काम निकलवाना है T20 वर्ल्ड कप में, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि जो पाकिस्तान टीम उससे निकालना चाह रही है शादाब खान वो प्रोवाइड करे। एट द एंड ऑफ द डे वी वांट T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी। हमें T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चाहिए, दूसरी चीज कोई नहीं है। तो उसके लिए आपको जो रिसोर्स चाहिए गो फॉर इट। हमारी क्रिकेट की समझ के मुताबिक जो हमें लगता है सिलेक्शन होनी चाहिए थी, मिसाल के तौर पे सुफियान मुकीम के साथ अभी भी ज्यादती है। खानापुरी के लिए मेरा ख्याल है उसको ट्रैवलिंग रिजर्व में रख लेंगे, बट पॉइंट क्या है, वो वर्ल्ड कप की प्रॉपर टीम थोड़ी है। तो ज्यादतियां जिनके साथ हुई हम हाईलाइट करते रहेंगे, उससे हम बिल्कुल बाज नहीं आएंगे। खैर, पाकिस्तान ने जी बड़ी आसानी से ये मैच जीता। 20 बॉलें रहती थी 6 विकेटों से, और हम आखिर में उम्मीद करते हैं कि दूसरे और तीसरे मैच में बारिश ना पड़े ताकि हमारा मजा खराब ना हो। बाकी कल पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 4:15 बजे पाकिस्तान सुपर लीग की बिड शुरू होगी, जो 2 टीमों ने बिकना है। आपको पता लगेगा कि कौन सी 2 टीमें हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में अपना सफर शुरू करना है। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं ये जानने की कि जो 4:15 बजे वाला इवेंट है वो कितने घंटे का है, ताकि मैं प्लान कर पाऊं कि 4:15 बजे वाले इवेंट में हमने लाइव आना है या वो खत्म होगा तो हमारी वीडियो आएगी। मुझे चांस यही लग रहा है कि वीडियो आएगी, बट मैं फेसबुक पेज पे अपडेट कर दूंगा। अगर हमारी वीडियो आई तो 4:15 बजे अगर ये इवेंट शुरू होता है, मिसाल के तौर पे अगर ये 8 बजे खत्म हुआ है, 9 बजे खत्म हुआ है, ये फिर जितने बजे भी खत्म होगा ना, इसके खत्म होने के बाद हमारी वीडियो आएगी। मतलब वो जो 7:30 वाला हमारा टाइम है वो शायद कल थोड़ा आगे चला जाए, लेकिन मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आप लोगों ने लाइव में मुझे ज्वाइन किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।